ये वीडियो एडिटिंग के मराहल में मौजूद थी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का जो है उसने एक मेमो रिलीज की और उसने कहा कि एप्स्टीन की किसी किस्म की कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं थी और ना ही कोई फाउल प्ले हुआ। लगता है ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निहायत प्रेशर होने के बाद उसने ये काम करवाया। आप वीडियो देखें और खुद अंदाजा लगाएं। मेरा नाम है अहमद अली खान और ये यहूदी लॉबी होती क्या, बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये सुनते सुनते मर जाना है। कभी किसी ने प्रॉपर तरीके से बताना नहीं है कि होता क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी सॉफ्ट पावर क्या है, इसकी हार्ड पावर क्या है, फ्रंट एंड पे क्या चल रहा होता है, बैक एंड पे मूसाद बहुत सारे इलीगल तरीकों से इसको किस तरीके से सपोर्ट कर रही होती है, किस तरह के ब्लैक ऑप्स चल रहे होते हैं। अब और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी है वो इसकी पकड़ से बाहर नहीं होता, ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला क्यों कर देता है, इसराइल के कहने के ऊपर या इसराइल के वर्गलाने के ऊपर। ये सोचते समझते कि उसने सारा इलेक्शन लड़ा ही इस बेस के ऊपर था कि वो जंग नहीं करेगा, उसकी सारी बेस के अंदर दरार पड़ जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी नोज डाइव लेकर नीचे आ जाती है, उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं बचता आगे काम करने के लिए। 4 साल के टेन्योर में पहले 6 महीनों में वो इस तरह की पख क्यों मार जाता है, ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। मैं आपको ये इस लेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से मोसाद जो है वो कम उम्र लड़कियों और लड़कों का जिनसी इस्तेसाल करवा के मुबैना तौर के ऊपर मुख्तलिफ रिंग बना के, जिसमें कई सैकड़ों बैंक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, मैं आपको वो वाली बात बताऊँगा जो आपके लिए काम की हो आपके ज़रिए, क्योंकि अगर इसमें डिटेल में जाएँ तो ये 8-10 घंटे कहीं नहीं गए। मैं आपको उतना बोर करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखता। ये वाले ऑपरेशन बताऊंगा आपको और इस व्लॉग में मैं आपको बैक एंड समझाऊंगा कि मोसाद किस तरीके से ये सारे ऑपरेशन करती है, और फिर उसके बाद आने वाले व्लॉग में आपको समझाऊंगा फ्रंट एंड पे सॉफ्ट पावर इनकी क्या, हार्ड पावर क्या है इजरायली लॉबी की। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, सो आप लोगों से गुजारिश होगी कि तसल्ली से ध्यान से इसको सुनें। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा किरदारों के बारे में बता दूं कि कौन कौन से किरदार हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग बहुत सारे हैं, लेकिन चंद जो इन्फ्लुएंशियल है वो आपको बताने लगा हूं ताकि आगे जाके आपके लिए सरप्राइजेस ना हो। और लफ यहूदी लॉबी नहीं होता, इजरायली लॉबी होता है। बहुत सारे यहूदी इसराइल के खिलाफ भी हैं, इसराइली लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी। जो किरदार हैं, जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलन डर्शोविट्ज। बिल क्लिंटन का तो आपको पता है, जो एलन डर्शोविट्ज है, ये बंदा लॉयर है, इसको कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। हर गंदे बंदे का ये लॉयर है और एलीट क्लास का, और ये ज़ायनिस्ट है नंबर 1 का। इसकी मतलब ये कुछ छोटा मोटा नहीं कि यार इजराइल होना चाहिए। इन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं उन इदारों को बनाने के लिए जो कि इजराइल को सपोर्ट करते। एहुद बाराक ये एक कैरेक्टर है, ये एक्स इसराइली प्राइम मिनिस्टर है और एक्स IDF जो इसराइली डिफेंस फोर्सेज है उसका चीफ है, और यूनिट 8200 से ये बंदा मुंसलिक है, मोसाद के साथ इसका कनेक्शन है। और इसके अलावा प्रिंस एंड्रयू ब्रिटिश रॉयल फैमिली, जो अभी किंग साहब हैं उनके छोटे भाई साहब हैं ये प्रिंस एंड्रयू साहब, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ एज अ डाइग्रेशन लॉर्ड माउंटबेटन किस तरह के शौक रखते थे। इस रिसर्च के अंदर मुझे पता लगा कि लॉर्ड माउंटबेटन भी बड़े शौक रखता था, कुछ फाइल्स मुझे मिली हैं, वो भी आपके साथ करूंगा। लॉर्ड माउंटबेटन वो वायसरॉय हिंद से जिनके बारे में मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को तकसीम किया था, और उनकी बेगम जो है वो भी आपको बताऊंगा साथ साथ। और तीनों हजरात, इस स्टोरी को स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके और बहुत सारी जगहों से हो सकती है, लेकिन मैं जो सिरा पकड़ के आपको गाइड करूंगा वो है इलॉन मस्क का जून 5 का ट्वीट, जिसमें इलॉन मस्क रुस के जब डोनाल्ड ट्रंप से घर बैठा हुआ था अपने, उसने कहा टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। Donald Trump is in the Epstein files. This is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT. DJT का मतलब डोनाल्ड जे ट्रंप, भाई अब चंगी दिहाड़ गुजारो। इसके बाद क्या होता है, तूफान आ जाता है और इलॉन मस्क के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि उसको ये ट्वीट डिलीट करके अपनी माफ़ी देनी पड़ती है कि यार माफ़ी मांगता हूँ मैं। अब ये एप्स्टीन फाइल्स क्या चीज़ें और जेफरी एप्स्टीन कौन आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन चलाते हुए कहा था कि मैं एप्स्टीन फाइल को रिलीज करूंगा अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो, लेकिन उसके बाद वो रिलीज क्यों नहीं करता। अब चलते हैं पीछे 2019 में जेफरी एप्स्टीन मैनहट्टन जेल के अंदर पता लगता है कि उसने अपनी जान ले ली। अब ये खबर आग की तरह फैलती है और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होना स्टार्ट होती है, तो पता लगता है कि जो गार्ड्स उधर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थे वो उस वक्त सो रहे थे या उधर मौजूद नहीं थे, और जो कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे थे। इससे क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी थीरीज वजूद में आती हैं। बहुत सारे लोग सर्च में पढ़ जाते हैं कि ये बंदा था कौन, पहले भी जिसको पता था। तो ये केस मेन स्ट्रीम में अमेरिकन पॉप कल्चर में आ जाता है, ये पूरी दुनिया में, जिसमें अमेरिकन एलीट और यूरोपियन एलीट शामिल है।
इस बंदे के $600 मिलियन थे, लेकिन किसी को नहीं पता था ये पैसे आए कहाँ से। इनका ट्रेस जो था वो गवर्नमेंट बाहर नहीं देती, बैंक्स देते नहीं है इनके ट्रेसेस वगैरह, पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है इसके ट्रेस की ये पैसा कहाँ से आया। और बहुत सारे लोग फिर स्पेकुलेशन में पड़ जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी स्पेकुलेशन जो है वो ग्राउंडेड इन फैक्ट है, फैक्ट के अंदर से वो स्पेकुलेशन निकली है। अब चले जाते हैं पीछे 1980 की दहाई में कि जेफरी एप्स्टीन कौन था और इसके मूसाद के साथ किस तरीके से लिंक थे, और अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ उसके क्या लिंक्स थे, और किस किस तरीके से इसने एलीट को कैप्चर किया। 1980 में पहले इसका बड़ा क्लाइंट आता है, उसका नाम है लेस वैक्सनर। अब ये कोई छोटा मोटा ज़ायनिस्ट या छोटा मोटा सहूनी नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सहूनी है। कैसे? विक्टोरिया सीक्रेट का आपने नाम सुना होगा, ये ख्वातीन के लॉन्जरीज बनाने वाली कंपनी थी, अंडरगारमेंट्स, और ये मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हायर करते, पूरी दुनिया में कंपटीशन करवाते हैं और उसके बाद ख्वातीन को सिलेक्ट करते हैं। अब किस तरह की इंडस्ट्री होगी आपको अच्छी तरीके से पता है। बैथ एंड बॉडी वर्क्स इसका एक ब्रांड था। तो ये बिलियनर किस्म का आदमी था और इसके थ्रू एप्स्टीन ने बाकी लोगों को अप्रोच किया। थ्योरी ये कहती है इस बंदे के लेस वैक्सनर, इस बंदे के एक प्रोग्राम था वैक्सनर हेरिटेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ये बहुत सारे जो अमेरिकन ज्यूइश थे इनको लीडरशिप में और ज्यूइश थॉट में ट्रेन करते थे। और इनका एक प्रोग्राम था वैक्सनर इजरायली फेलोशिप, ये इजराइल से बंदे ला के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लीडरशिप के अंदर ट्रेन करते थे। सो ये छोटा मोटा सहूनी या ज़ायनिस्ट नहीं था, ये बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट था और पूरी दुनिया में प्रो इजराइल कॉजेज में इस बंदे का हाथ रहता है। और इसका ताल्लुक ऑफ कोर्स इस वजह से बहुत सारे इजराइल के पॉलिटिशियंस के साथ या इंटेलिजेंस के साथ भी रहते हैं, जिसमें ओहद बराक हैं, वो आगे जाके आपको समझाऊंगा। बिलियनर होने के बावजूद इस बंदे ने एप्स्टीन को अपना $77 मिलियन का मेंशन कितने में दे दिया? छणकड़े में। आप अपने हिस्से का रसगुल्ला किसी को ना दें या अपने भाई को ना दें, इसने वो दे दिया। पावर ऑफ अटर्नी जिसको मुख्तियारनामा बोलते हैं वो एप्स्टीन को इसने दे दिया। इसकी जितनी पावर थी पैसे की और जितनी इसकी कंपनीज वगैरह थी वो जेफरी एप्स्टीन इसके पूछे बगैर उनके फैसले कर सकता था। और कहा जाता है कि यहीं से उसने अपना इनिशियल थ्रस्ट लिया और अपने पैसे जो थे इसके अपने तरफ ट्रांसफर करने स्टार्ट कर दिए और उसके थ्रू बाकी काम किए। अभी कुछ अर्सा पहले आके इन्होंने बोला कि जी मेरे से उसने पैसे ले लिए, हमने सिर्फ $45 मिलियन हमने रिकवर किया था, बाकी तो पता नहीं किधर गया। तो सवाल ये बनता है कि क्यों इसने दे दिया। कहा जाता है कि उसका पहला बड़ा क्लाइंट था 90s के अंदर और ओनली नोन क्लाइंट है, बाकी जितने उसके क्लाइंट हैं वो लिस्ट अननोन है। लेकिन इससे आगे लड़ी और जाएगी तो आपकी दिमाग और ज़्यादा खुलता जाएगा कि ये पूरा वेब किस तरीके से काम करता है। ये छोटी मोटी बात नहीं हो रही, ये फ़लस्तीनियों को काबू करने की बात हो रही है। उसके लिए जो मुजालिम उधर ढाए जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह का नेटवर्क्स के अंदर नेटवर्क्स बने होते हैं, ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बंदे के बारे में एक किताब है एप्स्टीन डेड मैन टेल नो टेल्स। उसमें एक बंदा है आरी बिन मनाशी, ये एक्स इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर है। ये कहता है कि वैक्सनर एंड एप्स्टीन पॉसिबली वर रनिंग सेक्सुअल ब्लैकमेल ऑपरेशन रन बाय मोसाद, मुबैना तौर के ऊपर ये काम कर रहे थे। अभी चलते हैं आगे। इसमें अगला निहायत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है और उसका नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल। ये बंदा यूके का मीडिया मोगल है जो कि मिरर ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो कि डेली मिरर और संडे मिरर आपने नाम सुने होंगे, ये रॉबर्ट मैक्सवेल उसको ओन करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि MI6 मोसाद और KGB का ट्रिपल एजेंट था। लेकिन जब ये मरा तो इसके मरने के ऊपर जो लोग आए और उन्होंने क्या कहा उससे आपको पता लगता है कि कौन सी एजेंसी का एजेंट था, इसकी खिदमात क्या थी। जो मोसाद का प्रोपागेंडा होता था और इसराइल के बारे में पूरी जो नॉर्मल पब्लिक ओपिनियन होती है उसको सॉफन अप करना, उसके हक में बात करना अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अपने मीडिया कंपनीज के थ्रू। और एक सॉफ्टवेयर था, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसका नाम था PROMIS, PROMIS, ऑल कैपिटल में। ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने तैयार किया और उसके बाद किसी न किसी तरीके से ये लीक हो गया मोसाद के पास। मोसाद वालों ने इसके अंदर ट्वीक्स करके ऐसे कर दिए सॉफ्टवेयर के अंदर कि बहुत सारी जो मुख्तलिफ दुनिया की गवर्नमेंट थी उनको ये सॉफ्टवेयर बेचा गया और जो वो करते थे उसके अंदर डेटा एंट्री वगैरह करते थे वो बैक एंड से मोसाद के पास जाती रहती थी, इसराइल के पास। उस सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ गवर्नमेंट तक पहुंचाने में या उनकी खरीदवाने में किसका किरदार था? रॉबर्ट मैक्सवेल का। जब रॉबर्ट मैक्सवेल मरता है तो इसकी मौत के ऊपर एक बंदा आता है, उसका नाम होता है एरिल शरोन।
जो कि प्राइम मिनिस्टर बना बाद में जाके इसराइल का। दूसरा बंदा उसका नाम है शिमोन पेरेस, वो भी इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बना बाद में जाके। शेम हर्जोग, ये भी बंदा प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल था। इत्सिक शमीर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, और इसने तो ये भी बोला कि ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इसराइल रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में। रॉबर्ट मैक्सवेल मरा कैसे था? 1991 में अजीब तरीके से इसकी मौत हो गई। एक स्कैंडल आने वाला था उससे पहले, अपनी ही यार्ड से गिर के इसकी मौत हो गई रॉबर्ट मैक्सवेल की। इसी रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिलियन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और बाद में इसकी पार्टनर बनी। इसके थ्रू कहा जाता है कि एप्स्टीन के पास वो सारे कनेक्शन आए जो कि मुसाद के कनेक्शन थे। और फाइनेंसियर कौन था? लेस वैक्सनर, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक था, जो कि आपको मैंने पहले बताया। एक तरफ से कनेक्शन, दूसरी तरफ से पैसे, और अब बनने जा रही है गेम आगे जिसमें यूरोपियन एलीट और ये प्रेसिडेंशियल लोग आ रहे हैं सारे। इनके बारे में क्या मौजूद है अभी आपको बताता हूँ। जो इसका ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था जेफरी एप्स्टीन के, इसको चाहिए थी एक जगह। इसने 1998 में एक आइलैंड ले लिया। ये कैरिबियन के अंदर छोटा सा आइलैंड था, तकरीबन $7-8 मिलियन के इसने आइलैंड लिया। वहाँ पे इसने प्राइवेट जेट में बहुत सारे लोगों को वहाँ लेकर जाता, और अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हुए तकरीबन बिल क्लिंटन ने इसके साथ 24 या 26 दफ़ा ट्रैवल किया इकट्ठे। अब बिल क्लिंटन कहाँ जाता था? वो कहता है कि जी मैं अफ्रीका जाता था, या क्लिंटन फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग करने के लिए जाता था। ओके ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आपको पता है कहाँ जाता होगा बिल क्लिंटन? और साइंसदान भी इसमें मौजूद थे। बहुत सारे साइंटिस्ट जो टॉप के एकेडमिक्स थे वो मौजूद होते थे इन जहाज़ों में, और इनके फ़्लाइट लॉग्स के अंदर उनके नाम वगैरह शामिल हैं। आप सोचेंगे साइंसदान, ये टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ साइंसदान इसमें क्यों ज़रूरत पड़ते हैं आपको। जब भी आपने कोई काम करना होता है, जितने बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, इन्होंने अपने इनकी लॉबीज ने साइंटिस्ट हायर किए होते हैं। वो साइंटिस्ट जो हैं फेक रिसर्चेस वगैरह पब्लिक करते हैं ये बताने के लिए कि जी ये मामला लेजिटिमेट है। मसलन मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, असल में ऐसा नहीं, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एक रिसर्च पब्लिकली की जाए इन साइंसदानों के थ्रू, जिसमें कहा जाए कि जी फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इसराइली ऑक्यूपेशन से, तो बताया जाएगा वो साइंसदान फेक रिसर्चेस पब्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स ये मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फेक रिसर्चेस वगैरह पब्लिक करते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जा सके उन रिसर्चेस के थ्रू। तो साइंस की कम्युनिटी जो थी, हार्वर्ड, MIT और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ को इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। एग्जैक्ट पैसों का हमें नहीं पता, लेकिन इस वजह से एक मिसाल छोटी सी आपको समझा देता हूँ। 1940 के अंदर एक साइंसदान था, उसको लगा कि यार मुझे पता करना चाहिए कि ज़मीन की एज कितनी है, अर्थ कितनी पुरानी है। उस बंदे का नाम था क्लेयर पैटरसन। क्लेयर पैटरसन साहब ने मुख्तलिफ जगह से सैंपल लिए। उसने कहा मैं देखता हूँ कि लेड की तादाद कितनी है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, उससे मुझे पता लगेगा, जो भी उसका साइंटिफिक मेथड था। उसने मुख्तलिफ जगह जब देखा तो उसने कहा कि लेड की तादाद बहुत ज़्यादा ऊंची नीची और इरेगुलर किस्म की है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसकी क्या वजह। उसमें वो पढ़ गया, पता लगा कि गैसोलीन जो होती थी, जो कारें वगैरह के अंदर फ्यूल यूज़ होता है कारों के अंदर, वो बर्न करने से लेड उसके अंदर से, जिसको लेडेड गैस बोलते थे, लेडेड गैसोलीन, हवा में लेड की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, और अमेरिकन किड्स के अंदर या पूरी दुनिया में बच्चों के अंदर लेड बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था। तो उसने कह दिया कि जी ये लेड ख़राब है, गैसोलीन वाली जो कंपनीज है वो लेड बहुत ज़्यादा दे रही हैं, लेड का प्रॉब्लम है। क्या हुआ, जितनी ऑयल इंडस्ट्री थी, स्टैंडर्ड ऑयल वगैरह और बाकी, इन लोगों ने लॉबी ग्रुप्स हायर करके उसकी सत्यानाश फेर कर रख दी। इन्होंने अपनी फेक रिसर्चेस साइंसदानों के थ्रू पब्लिश करवाई, उसको साइंटिफिक कमेटीज़ के अंदर से निकाला, वो बेचारा अपने पेपर मुश्किल से पब्लिश वगैरह कराता रहा। 40 साल के बाद, लड़ने के बाद वो लोग माने कि लेड जो होता है वो बच्चों के लिए और पूरे माशरे के लिए ख़राब है, और फिर उसके बाद उन्होंने लेड गैस के अंदर से निकाला। तो साइंसदानों की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ती है, जितने बड़े लॉबी ग्रुप्स होते हैं उनको साइंसदानों की, जितने बड़े ग्रुप्स होते हैं उनको लॉबी ग्रुप्स के ज़रिए साइंसदानों को अप्रोच करते हैं। पर यहाँ पे लॉबी ग्रुप्स नहीं हो रहे थे, ये डायरेक्ट काम डाल रहा था, और उन साइंसदानों के शौक़ वगैरह भी पूरे करके और उनको कर रहा था काना, और उनसे अपने काम इन्होंने फ्यूचर में करवाने होते हैं बहुत सारे। ये वजह है साइंसदानों के आने की। अगले कैरेक्टर का आपको बहुत मजा आने वाला है। अगले कैरेक्टर का नाम है प्रिंस एंड्रयू। ये किंग्स चार्ल्स का छोटा भाई, और उसके साथ एक और कनेक्शन भी आपको बताऊंगा लॉर्ड माउंटबेटन का। एक तस्वीर रिलीज होती है 2011 में, और उसमें प्रिंस एंड्रयू जो है वो एक खातून की बगल में हाथ डाल के बड़े मज़े से खड़ा होता है, और पीछे गिलियन मैक्सवेल जो कि एप्स्टीन की जिनानी थी वो खड़ी है, और एप्स्टीन कहते हैं कि एलिजिडली वो तस्वीर खींचने वाला था। ये द मेल अखबार इसको शाया करता है और कुरान मच जाता है। उससे पहले भी ये जो खातून थी वर्जीनिया गॉफरी इसको बोलते हैं, या जॉफरी,
इस खातून ने कहा कि मुझे इन लोगों ने, जब मेरी उम्र कम थी 18 साल से, उस वक्त इन्होंने मेरा बड़ा जिनसी इस्तेसाल किया, मेरे साथ ज़्यादतियाँ की उस आइलैंड के ऊपर, और मुझे मुख्तलिफ, ये प्रिंस एंड्रयू ने भी की और बाकी लोगों के सामने भी, पावरफुल लोगों के सामने मुझे पेश करते रहे, और उन लोगों ने भी ज़्यादतियाँ की। उनमें एक ये कहती है कि एक बहुत बड़ा होटल चेन का मालिक था जिसका नाम मुझे नहीं याद, एक कोई फॉर्मर स्पेनिश प्रेसिडेंट था उसका मुझे नाम नहीं याद, और इस तरह के और बहुत सारे लोग थे, इतने लोग थे कि मुझे याद ही नहीं, और मेरे साथ ये लोग ये वाली हरकतें करते रहे। इस खातून के साथ प्रिंस एंड्रयू ने 2021-22 में सेटलमेंट कर ली, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट, तकरीबन कहा जाता है एलिजिडली 12 मिलियन पाउंड्स की सेटलमेंट इसके साथ की। अब ये आप बताएं कि प्रिंस एंड्रयू क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे। ब्रिटिश रॉयल फैमिली में ये कोई चीज़ नई नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन, पाकिस्तान और इंडिया का फैसला करने वाला लॉर्ड माउंटबेटन, आपको याद होगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उनके बारे में FBI की डीक्लासिफाइड फाइल्स हैं 1957 की, अप्रैल 18 इसके ऊपर डेट लिखी हुई है। जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मुझे साथ ये भी मिल गई। हुआ क्या कि लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में FBI वाले कहते हैं कि इन February 1944 एडवाइज द न्यूयॉर्क ऑफिस दैट लॉर्ड लुइस माउंटबेटन वाज नोन इन ब्रिटिश सर्कल्स टू बी अ होमोसेक्सुअल विद अ परवर्जन फॉर यंग बॉयज, यानी कि हम जिन्स परस्त था और जो कम उम्र बच्चे थे उनका शौक रखता था। एंड फर्दर दैट हिज वाइफ लेडी एडवीना माउंटबेटन, अब ये लेडी एडवीना माउंटबेटन वही है जिसका चक्कर जवाहरलाल नेहरू के साथ भी चलता था, और माउंटबेटन को एलिजिडली इस बात का पता भी था और उसने कहा था आई एम ओके विद इट, आई नो इट एंड आई एम ओके विद इट। लेडी एडवीना माउंटबेटन टुक पॉल रॉबसन on a 6-week caravan into the Sahara Desert a few years before the war। जंग अजीम दोम की बात हो रही है, उससे कुछ अर्सा पहले पॉल रॉबर्टसन, ये एक बंदा था, ये आप सर्च कर सकते हैं, एक स्याफाम इंसान था ये। वॉर बिगेन एंड दे वर अनशेपरोन, मतलब उनके साथ और कोई बंदा नहीं था, अकेले थे ये। एडेड दैट लेडी माउंटबेटन हैज़ अ ह्यूज नेकेड स्टैचू ऑफ पॉल रॉबसन इन आवर होम, उसका नंगा स्टैचू अपने घर में लेडी माउंटबेटन ने रखा हुआ। ये है जी ब्रिटिश रॉयल फैमिली, ठीक है। अब ये इनका केस है। अब आगे क्या था क्या नहीं था, ये आप कह सकते हो कि ये एलिगेशंस ही हैं, ये प्रूवन नहीं है। रिडेक्टेड हुआ है, बिलीव दैट, फिर रिडेक्टेड है, हैड कॉट, रिडेक्टेड, ये नाम लिखे हुए हैं, रिडेक्टेड है। स्लीपिंग विद हिज डैश वाइफ, दैट रिडेक्टेड, एंड कंप्लेन टू चर्चिल हु हैड क्वाइटेड, उसका नाम है, और डाउन, मतलब किसी ने किसी के साथ कुछ किया और चर्चिल साहब को पता लगा, चर्चिल ने उसको खामोश कर दिया। द इंफॉर्मेशन वाज कंटेन इन एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विच वाज डिसेमिनेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये उसके आगे लिखा हुआ, ये पुराने डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं FBI के, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन साहब की टिश्कम टेंटें जो है वो वाजे हो रही है, एलिजिडली लॉर्ड माउंटबेटन। अब आते हैं एक और कैरेक्टर, डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन का क्या उसमें है, इससे आपको समझ आ जाएगी कि ये बात कहाँ जा रही है। 2002 में ट्रंप ने एप्स्टीन के बारे में कहा था कि टेरिफिक गाय लाइक्स ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द यंगर साइड। गिलियन मैक्सवेल और ट्रंप की और एप्स्टीन की, इनके आपस में बड़ी दोस्ती यारी थी, बड़ी ज़्यादा तस्वीरें भी मौजूद थी। फिर उसके बाद ट्रंप की इसके साथ नहीं बनी, कुछ हुआ और ट्रंप ने इसके बारे में बैड माउथिंग करना स्टार्ट कर दी। 2008-9 में एप्स्टीन के ऊपर केस चलता है एक इसी तरह का, कम उम्र ख़वातीन के साथ जिनसी इस्तेसाल करने का, और बहुत सारा एक रिंग जो इन्होंने बना के रखा हुआ था ख़वातीन का। ये एप्स्टीन करता क्या था एलिजिडली कि एक ख़ातून के साथ उसका जिनसी इस्तेसाल करता था कुछ पैसे वगैरह देने के बाद, और फिर उसको कहता था कि और ज़्यादा मुझे ख़वातीन लेकर ला के दो, अपनी छोटी जो तुम्हारी दोस्तें हैं, बहनें हैं, बहुत मामलात में तो बड़ी बहन छोटी बहन को ले आई और वो अपनी दोस्तों को ले आई, इस तरह के मामलात थे। ये जब पकड़ा गया 2007-8 में इसराइल भाग गया और फिर किसी की शायद इत्मीनान कराने के ऊपर ये वापस आया, आके इसने चार्जेस वगैरह फेस किए जो जिनकी सज़ाएं होनी चाहिए थी कई 100 सालों में, इसको सज़ा मिली टोटल 13 महीने, और वो भी वर्क रिलीज़ कहते हैं कि दिन को आप बाहर जाओगे 12 घंटे के लिए और 12 घंटे की जेल काटोगे, बड़ी शानदार किस्म की जेल। और जिस बंदे ने ये वाली डील इसे दी थी उसका नाम था अलेक्जेंडर अकोस्टा। वो प्रोसिक्यूटर है जो कि ट्रंप का बाद में कैबिनेट में मेंबर बना, सेक्रेटरी बना के ट्रंप का 2016 में जब ट्रंप आया पावर के अंदर। इसका नाम था अलेक्जेंडर अकोस्टा। सो इस लिहाज से कहा जाता है कि ये लो, और उसने उस मीटिंग के अंदर ये भी बोला था जहाँ पे जब उसकी सेनेट उसको कंफर्मेशन हियरिंग में उसने जब उससे सवाल हुआ एप्स्टीन को तुमने डील क्यों दी थी, तो अलेक्जेंडर अकोस्टा ने कहा कि मुझे बताया गया था कि
एप्स्टीन बिलोंग्स टू द इंटेलिजेंस, ठीक है, लीव हिम बी, या उसे अपने उस छोड़ दो साइड पे, वो इंटेलिजेंस का बंदा है, ये अलेक्जेंडर अकोस्टा को बताया गया था। अब ये नहीं पता चला कि वो किसने बताया था, क्यों कहा था, हाय आपसे उसने कहा कि मुझे ऑर्डर आया था। और ये बंदा ट्रंप के इतने करीब था कि उसका लेबर सेक्रेटरी बना, तो शायद इसी बेस के ऊपर इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया था या नहीं किया था, क्या कह सकते हैं, ये अब आप अपना फैसला खुद कर लें। लेकिन अभी स्टोरी आगे और भी मौजूद है। और अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन। जब इजराइल और ईरान की जंग हुई तो आपको याद होगा कि इजराइल के शहर तल अवीव के अंदर ईरान ने मिसाइल मारकर एक बिल्डिंग तबाह की। वैसे तो बहुत सारी उड़ाई, लेकिन एक तबाह की, उसका नाम था यूनिट 8200 का हेडक्वार्टर था वो। यूनिट 8200 क्या है? ये वो वाली यूनिट है इसराइली इंटेलिजेंस की जो कि ऑनलाइन जितना नैरेटिव होता है या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी इश्यूज़ हैं, ये लोग काम उस पर करते हैं। मुख्तलिफ लोगों को हैक करना, साइट्स को हैक करना जो एंटी इसराइल होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स बना के बहुत सारे मुल्कों के अंदर फेक न्यूज़ फैलाना, जितना भी ऑनलाइन काम हो सकता है ब्लैकमेलिंग का, वो ये करते हैं। इसके एक्स वेटरन जो कि इसमें काम करने वाले लोग थे, वो एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी का नाम होता है कार्बाइन 911। उस कंपनी में इन्वेस्टर कौन होता है? ओहद बराक। ओहद बराक कौन है? ओहद बराक इसराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और साथ साथ इसराइली डिफेंस फोर्सेस का एक्स चीफ भी है। ये बंदा लेकर आता है जेफरी एप्स्टीन को इस कंपनी के अंदर, और इस कंपनी के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट भी करवाता है। और इसकी जेफरी एप्स्टीन के साथ गालिबन 30 मीटिंग्स हैं, प्राइवेट जेट्स मेंशन और इसके आसपास जो भी इसके पुरसदे काम अलेजिडली थे या नहीं थे। ये बंदा जो है सब ऑफ कोर्स इसने सारे एलिगेशन वगैरह डिनाई कर दिए, लेकिन स्टोरी ऐसे बनती है अलेजिडली कि जेफरी एप्स्टीन एक ब्लैकमेलिंग सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चला रहा था ऑन बिहाफ ऑफ मुसाद 8200 यूनिट जो है उनकी, उसके बिहाफ के ऊपर, और जिसमें यूरोपियन और अमेरिकन इलीट और जितनी वर्ल्ड की इलीट है उसको ब्लैकमेल करके, उनके शौक वगैरह पूरे करके, वीडियोज़ वगैरह बना के उनसे सारे काम अपने करवाते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है मुसाद के बारे में कि जो जे एडगर हूवर था, FBI जिसने बनाई थी, तकरीबन FBI बनाने के 48 साल तक वो FBI का CEO या चेयरमैन आप कह लो रहा था, क्योंकि मुसाद के पास और इन लोगों के पास जो माफियाज थे, इनके पास एक तस्वीर उसकी आ गई थी, और वो तस्वीर थी उसकी, उसको क्रॉस ड्रेसिंग करके लड़कों के साथ चोमा चाटी करने का बड़ा मज़ा आता था। उस तरह की तस्वीर बैक इन 40s 50s उसने कुछ किया था, तो उसके पास इनके पास आ गई थी। कोई प्रेसिडेंट उसको क्यों नहीं हटा सकता था? क्योंकि उसके पास सब की तस्वीरें थी। तो इस लेवल के ऑपरेशंस होते हैं ये वाले। यहाँ पे भी यही कुछ चल रहा था जेफरी एप्स्टीन के मामले में भी। और ये चूंकि आइसोलेटेड होते हैं, कोई चीज़ किसी और के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, और गवर्नमेंट्स बहुत सारी चीज़ें छुपाती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी जन्म लेती हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो मैं इजरायली लॉबी का आपको बताना चाह रहा था, लॉबी जो है वो फ्रंट पे काम करती है, जो कि सॉफ्ट तरीके से या हार्ड तरीके से फ्रंट पॉलिटिकल पावर, और वो मैं आपको अगले व्लॉग में सारा समझाऊंगा कि लॉबी का फ्रंट, क्योंकि उसका बैक एंड पहले समझना ज़रूरी था कि अगर उधर से काम नहीं होता तो इधर से कैसे ये काम करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली इसराइल की ताकत कहाँ लाया करती है अमेरिका के पावर स्ट्रक्चर के अंदर, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये लोग कहाँ लाया करते हैं। इस तरह के काम बैक एंड पे चल रहे होते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे सरफेस के ऊपर कुछ और चल रहा होता है। वो भी कोई कम कीमती नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन ये वाली चीज़ें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर मजीद अंदर रैबिट होल में जाना है तो आप 2 किताबें पढ़ सकते हैं। एक है एप्स्टीन डेड मैन टेल नो टेल्स, और दूसरी वाली है वन नेशन अंडर ब्लैकमेल, जिसके 2 वॉल्यूम्स हैं। बहुत थॉरली रिसर्च किताबें हैं, आप इनके अंदर डिटेल में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनको अगर आप मिला के देखें इलॉन मस्क के ट्वीट के साथ, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहते हुए अपने प्री इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि मैं एप्स्टीन फाइल रिलीज़ करूंगा, वो फाइल रिलीज़ नहीं की, और ये जानते बूझते कि उसकी बेस को वॉर पसंद नहीं है, जिस लोगों ने उसे इलेक्ट किया है वो वॉर को पसंद नहीं करते, फिर भी उसने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग क्यों कर दी? वो क्या वजह थी जिसकी वजह से वो यहां तक मजबूर हो गया कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल उसने सारा सत्यानाश करवा के, पॉपुलैरिटी को नोज डाइव करवा के, अभी 3.5 साल उसके बाकी, उसने बहुत सारे काम करने हैं। आप सारे काम साइड पे रख के आप इजराइल के कहने के ऊपर ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर देते हो और अपना सत्यानाश करवा लेते हो।
तो फिर इसमें किसी हद तक सदाकत महसूस होती है। लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप क्या समझते हैं। मैंने अपना केस प्रेजेंट करना था, वो मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब आगे आप लोगों की मर्जी कि आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो था वो इस मामले में कसूरवार है, नहीं कसूरवार, ये आप जानें और कमेंट सेक्शन जानें। और जहाँ तक बात रहेगी मेरी, मैं आपको फ्रंट एंड पे जो होता है इसराइली लॉबी का वो अगले व्लॉग में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।